इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। श्री लाखन सिंह जी। सर्वप्रथम श्रीमान निदेशक महोदय और सभी साथियों का सादर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा विश्वास परिषद की इस पूरी टीम को, जिसने इस कोरोना काल में एक शानदार आयोजन करके आप सभी बुद्धिजीवियों के साथ में मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया। साथियों, यूं तो शिक्षा और शिक्षक की भूमिका मानव जीवन में व्यापकता लिए होती है। उसको सारगर्भिता के आधार पर व्यक्त कर पाना अत्यंत ही दुरूह और दुष्कर कार्य है। मानव जीवन में शिक्षा का प्रभाव चौमुख देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को प्रस्फुट करने का माध्यम है, जिसके तहत वो बाह्य समाज के साथ सामंजस्य बिठा करके सामाजिकता अपना पाता है। समाज में शिक्षक का दायित्व और भूमिका बहुत बड़ी होती है। किसी ने शिक्षक के दायित्व बोध को इन पंक्तियों के माध्यम से बयां किया है। मैं पंक्तियां आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक बार किसी ने पूछा था शिक्षक से कि क्या करते हो आप, तो शिक्षक ने बड़ा सुंदर और अच्छा सा जवाब दिया कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की एक आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए को ही चाहे चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं टूटी हुई ईंटों से ताज बनाता हूँ। साथियों, समाज में शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है। शिक्षक की भूमिका को सीमाओं में बांधा जाना मुनासिब नहीं है। किसी ने इन शब्दों में शिक्षक की भूमिका को सही डिफाइन किया है कि यूं तो कई किरदार हैं मेरे, पर बस जो तू समझे वही नहीं है। फिर भी वर्तमान कोरोना काल में शिक्षक की भूमिका को हम दो बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला, शिक्षक की भूमिका कोरोना काल में समाज के संदर्भ में। दूसरा, शिक्षक की भूमिका शिक्षा और विद्यार्थी के संदर्भ में। आज जब संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, देश में सरकार और प्रशासन की योजनाएं, गाइडलाइन, एसओपी, आदेश और निर्देश जब कोरोना से अपनी जंग लड़ रहे हैं और बहुत हद तक उनको इस जंग में सफलता भी मिली है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षक। बिना शिक्षा समुदाय के इस महामारी से निजात पाना मैं समझता हूं मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यूं तो संक्रमित होने के पश्चात उपचार का, रोकथाम का कार्य चिकित्सा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, पर संक्रमित होने से पूर्व और संक्रमित होने के पश्चात के जो कार्य हैं, उनमें शिक्षक समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कोरोना के प्रति जन जागरूकता अभियान, इस काल कल्पित बीमारी से ग्रास रूट लेवल पर, जैसा कि एसडीओ साहब कह रहे थे, हराबल दस्ते के रूप में ग्रास रूट लेवल पर जो काम किया है वो हमारे शिक्षक साथियों ने किया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता का कार्यक्रम, जब सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी पर लिया, तो शिक्षक समुदाय ने सरकार की आशानुरूप, मंशानुरूप वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के तहत उस समाज के पथ प्रदर्शक की तरह उस कार्य में रत हो गया। वह देवदूत की भांति घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने लगा। समाज के अशिक्षित और पिछड़े तबके में जो वैक्सीनेशन के प्रति जो गलत धारणा थी, उस धारणा को अपने स्नेहिल तर्कों के द्वारा काटने का जो प्रयास किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, समुदाय विशेष में जो पूर्व धारणा बनी हुई थी वैक्सीनेशन के बारे में, उसकी समझाइश करने का जो कार्य शिक्षक ने किया, मैं समझता हूं उससे बेहतर अन्य कोई विभाग का व्यक्ति उसको नहीं कर सकता था। और जिस प्रकार से शिक्षक ने इस पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में निष्ठा के साथ में, लगन के साथ में और उत्साह के साथ में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके वैक्सीनेशन सेंटर तक लोगों को पहुंचाया, वैक्सीनेशन को गति प्रदान की, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। जब कोरोना की दूसरी लहर देश में फैली और दूसरी बार लॉकडाउन लगा, तो सभी जगह भयभीत कर देने वाला माहौल बना। ऐसे माहौल में भी वही शिक्षक एक पीओ के रूप में 24 घंटे अपने कर्तव्य पथ पर डटे रह करके एक सजग प्रहरी के रूप में अपने क्षेत्र में उपलब्ध रहा। इतना ही नहीं, इस पूरे कालखंड में शिक्षक के द्वारा बहुत से अन्य कार्यों का संपादन किया गया, जिनमें कोविड पॉजिटिव आने के बाद में प्रोटोकॉल की पालना कराना, चाहे होम आइसोलेशन, संस्थागत आइसोलेशन की पालना कराना, संभावित संक्रमित और असंक्रमित क्षेत्रों की सतत निगरानी करना,
राजस्व ग्राम और वार्ड वाइज निगरानी समितियों के माध्यम से अपने क्षेत्र की निगरानी करना, इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे करना, सिम्टोमेटिक पेशेंट को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, और इतना ही नहीं, संक्रमितों की पार्थिव देह का गर्मामय तरीके से अंतिम संस्कार करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस पूरे कालखंड में शिक्षकों के द्वारा किए गए। यूं तो शिक्षक को शिक्षा के दृष्टिकोण से भारत का भविष्य निर्माता और भारत निर्माता कहा जाता है, पर वर्तमान कोरोना काल में जिस मानवीयता और मानवता के साथ में शिक्षक ने कार्य किया, तो उसकी भविष्य निर्माता और भारत निर्माता की छवि चहुं और हम सबको दिख रही है। मैं इस पूरे कोरोना कालखंड में शिक्षकों के द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी साथियों से और सभी शिक्षक साथियों से गुजारिश करूंगा कि आपने जिस निष्ठा और लगन के साथ में कार्य किया, आप मानवता की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए इसको आगे अपनी भूमिका का इसी प्रकार से निर्वाह करते रहें। दूसरा जो विषय, जो आज की इस वेबिनार का विषय है कि कोरोना काल में, मैं टॉपिक की बात करूंगा, कोरोना काल में शिक्षा की स्थिति। तो निश्चित रूप से कोरोना काल में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। कोरोना काल में शिक्षा का पारंपरिक ढांचा जो है वो पूरी तरह बदल गया है। परंपरागत शिक्षण पद्धति जो कक्षा कक्ष और फेस टू फेस शिक्षण पर आधारित थी, उसकी जगह ऑनलाइन शिक्षण पद्धति ने ले ली है। ऑनलाइन स्टडी शिक्षण में आए इस गैप को भरने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। आज हमारे सभी शिक्षक साथी इस कोरोना संकट से पैदा हुए हालातों में गुरुकुल से गूगल तक का सफर तय कर अपने नौनिहालों और विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात जो इस कोरोना में याद रहेगी, वर्तमान समय में कक्ष का स्थान वर्चुअल स्पेस ने ले लिया है। वास्तव में आगे आने वाले समय में ये भी शिक्षण में बहुत कारगर रहेंगे। राजस्थान में निदेशक महोदय सुन रहे हैं, राजस्थान में वर्तमान में जो शिक्षा है वो निम्न रूपों में दी जा रही है। शुरुआती दौर में स्माइल कार्यक्रम चला, सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट कार्यक्रम, जिसके माध्यम से प्रातः 9 बजे हर घर घंटी के माध्यम से ई कंटेंट को विद्यार्थियों और अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप तक भेजा जाता था, जिसका मेन उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करना होता था। इसमें अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित नहीं हुई हैं। राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर अभी निर्णय उसका होना बाकी है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को आज भी यही कंटेंट लगातार भेजा जा रहा है। इसकी अगली कड़ी में स्माइल 2.0 कार्यक्रम राजस्थान में आया, जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के घर घर जाकर के उनको होमवर्क देना, उनका होमवर्क कलेक्ट करना, पोर्टफोलियो का संधारण करना और बच्चों की समस्याओं का मौके पर निदान करना जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल थी। जब कोरोना की गंभीरता इतनी नहीं थी, प्रारंभिक दौर में था, तो शिक्षक आसपास के 4-5 घरों से 4-5 बच्चों को इकट्ठा करके कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से उसने शिक्षण देने का कार्य किया, जो वास्तव में काबिले तारीफ था। इसी कड़ी में गूगल मीट जैसे ऑनलाइन माध्यमों से भी कुछ एक शिक्षकों ने इनोवेटिव स्टेप्स लेते हुए बच्चों को शिक्षित और जागृत करने का प्रयास किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया और उनको मोटिवेट किया कि आप किस तरीके से इस कोरोना कालखंड में जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसमें भी आप अपनी स्टडी को लगातार जारी रख सकते हैं। हवा महल जैसे कार्यक्रम भी शिक्षा विभाग के द्वारा उल्लेखनीय और बड़ा अंतरणीय कार्यक्रम है, जिसमें छोटी उम्र के बच्चों के लिए प्रेरणास्पद कहानियां भेज करके उनको मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है। जैसा निदेशक महोदय बता रहे थे कि अभी ई शिक्षा कार्यक्रम वास्तव में राजस्थान सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और एक माइलस्टोन सेट करने वाला कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को माननीय निदेशक महोदय के कर कमलों से हुई थी। इसमें राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्यापनरत शिक्षक और शिक्षिकाओं का ई कंटेंट सफलतापूर्वक आसानी से एक जगह से राजस्थान के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। निदेशक महोदय ने जैसा बताया कि 6000 के आसपास वीडियोज भी इसमें बने। निश्चित रूप से उससे आगे आने वाले समय में बहुत से बच्चे लाभान्वित होंगे। साथियों, इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आपने संसाधनों का समाधान किया, संसाधनों का प्रबंधन किया, उसी प्रकार कोरोना की वजह से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ी सी जो चुनौतियां हमको आई हैं, उनका साथियों को प्रबंधन करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही कठिन दौर है। रोजाना हमारे आसपास के माहौल से हृदय विदारक घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं, जिनसे मन बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आप सबके सामूहिक प्रयासों से सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा कर्मियों के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए हम बहुत जल्दी कोरोना से अपनी जंग जीत लेंगे। मैं दो बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि फकत हमारा ही नहीं, ये दुख जहान का है, जाएगा, ये वक्त इम्तिहान का है। आप इस माहौल में एक सकारात्मकता रखें, एक दूसरे को संबलन देते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, इस उम्मीद में कि एक नई सुबह होगी जब हमारे कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा, जब हमारी गली में एम्बुलेंस नहीं, स्कूल की वैन होगी, जब भीड़ दवाखानों में नहीं, चाय की दुकानों पे होगी। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निसंदेह वैसे आने वाले समय में एक नई सुबह का आगाज होगा और जिस प्रकार से स्कूलों के ताले लगे हैं वो भी बहुत जल्दी खुलेंगे और शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। और इसीलिए कहा भी गया है कि परिवार में माँ के बाद अगर व्यक्ति का भविष्य की राह अगर कोई दिखाता है तो वो शिक्षक ही है, जिसके द्वारा एक संस्कारित एवं सुसज्जित समाज का निर्माण होता है। और जिस प्रकार से शिक्षकों की सेवा और इनकी जो निष्ठा है, आप द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, इनकी निष्ठा को नकारा नहीं जा सकता। माननीय निदेशक महोदय एवं एसडीएम श्री सुरेश कुमार जी एवं श्री लाखन जी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोरोना कालखंड के अंदर अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं और अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उनके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर राम सिंह सामोता जी से कि चैट बॉक्स में जो सवाल आए हैं उनका माननीय निदेशक महोदय जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो सवाल शिक्षक महोदय द्वारा और रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा जो सवाल आए हैं, कृपया एक बार उन पर अपना प्रकाश डालिए। मैंने पढ़ लिया, मैं ही अभी आगे कंटिन्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो है थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। तो कुछ सवाल जो दो तीन जो मोटे मोटे सवाल हैं जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो पर्सनल किसी के रिलेटेड हैं, तो वो तो जो हमारे जो वैसे जो ग्रीवांस जो है वो उसके थ्रू अपन क्लियर करेंगे कि पर्सन, जैसे किसी एक भाई ने बोला कि जो है मेरे को मेरी सेवा पुस्तिका नहीं आई है या ऐसे नहीं आई है, वो तो हम अलग से बात कर लेंगे उस चीज के लिए, तो वो स्कूल के थ्रू वो हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य जो समाज की जो बातें हैं उसके अंदर से दो तीन बातें समझ में आई। सबसे पहले तो मैं लाखन जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी थी, क्योंकि वे वेरी नाइस स्पीच, बहुत अच्छी थी आपकी, और आप लोगों ने आपने इस चीज को पढ़ा और समझा। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी हम किसी टॉपिक में जाएं और उसमें जाएं तो एक बार उसके बारे में पता जरूर हो कि हम क्या चाह रहे हैं और हमारा अंत में उनसे क्या हम अच्छे सुझाव उसमें दे सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आपके द्वारा एक बहुत अच्छी स्पीच दी गई। एक जो सवाल जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पीओ के द्वारा एवं जो हमारे एसडीएम साहिबान या कलेक्टर साहिबान के द्वारा आदेश कुछ ऐसे निकाले जा रहे हैं, तो वो उन आदेशों में अस्पष्टता है, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं उस चीज के अंदर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय पे बीमारी क्या रूप ले रही है और उस रूप को वो करने के लिए हमें किस किस तरह के नियम बनाने पड़ रहे हैं, किस किस तरह से आगे बढ़ना पड़ रहा है, ये बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। पिछली वेव में ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, इस समय पे ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। पिछली वेव के अंदर हमारे पास क्वारंटीन सेंटर, माइग्रेशन, जो अपने ये जो चेक पोस्ट होती हैं वो वहां पे ड्यूटियां ज्यादा थी, आपकी बार वो ड्यूटियां कम है। आपकी बार सर्वे और ये उनकी बाकी ड्यूटियां ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ, और ये सारी ड्यूटीज आपकी बार ज्यादा है। तो परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो जो परिस्थितियां चेंज हो रही हैं ये केवल आपके अकेले के लिए नहीं हो रही, ये हो रही है सबके लिए। पहले मेरी ड्यूटी, अगर मैं अपनी बात करूं, पहले पिछले साल मेरी ड्यूटी माइग्रेशन के अंदर थी। हमने यहाँ पे मैंने बीकानेर में संभाग के अंदर लगभग 20 से 25 ट्रेनें चलवाई, 100 से ऊपर बसें भेजी, जिसमें 50,000 लोगों को भेजा गया। इस साल मेरी ड्यूटी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है कि कैसे इलाज हो रहा है। ऐसे ही हर किसी की ड्यूटी चेंज हो रही है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि कुछ आदेशों को छोड़ते हुए, जो कि हमने फिर बाद में बात करके और उनको फिर कैंसिल भी करवाया, नॉर्मली जो भी आदेश जो भी एक किसी भी अधिकारी के द्वारा निकाले जा रहे हैं वो उस समय की नीड, उस समय की तत्परता को देखते हुए ही निकाले जाते हैं। ये बात हमारे जो पीओ साहिबान जो बीच में बैठे हैं
वो भी अच्छे से जान पाते हैं। ये बात मेरे जो एसडीएम साहिबान बैठे हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि उस समय की जो नीड है उसको देखते हुए। और आपके क्यों निकाले जाते हैं? क्योंकि आप ही हैं जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ऐसा उसका डिस्ट्रिक्ट का तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आदेश निकला जिसके अंदर ये था कि जो है वहां पे गेट के ऊपर जो है वो किया जाएगा, शिक्षक की उनके साथ जो है ड्यूटी की जाएगी। तो जब मैंने उसका सार पूछना चाहा तो मेरे को ये बताया गया कि कई बार हॉस्पिटल के अंदर एक से ज्यादा 2 या 3 4 5 अटेंडेंट आ जाते हैं और वो वहां पे बैठ के बाकी लोगों को परेशान करते हैं। पुलिस की ड्यूटी है वहां पे, लेकिन पुलिस वाले रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसलिए पुलिस के साथ उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। फिर मैं बोला अगर ये था तो तुमने आदेश में ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो बोला कि हाँ वो हमसे गलती हुई। तो कई बार इच्छा और जो वो होता है वो सही होता है, लेकिन जल्दबाजी के अंदर भाषा अलग हो जाती है। तो इसके अंदर जो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि जो भी हमें लगाया गया है, जो भी हमें ड्यूटी दी जा रही है, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कलेक्टर साहब के साथ हम बैठ के यहाँ पे ऑक्सीजन की वो कर रहे हैं। नहीं, वो जो ड्यूटी लगाई जा रही है वो इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि आज के समय पे उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। और इस चीज को हम जितना पॉजिटिवली ले, मैं तो शुरुआत से बोलता आया हूँ भाई, जितना पॉजिटिवली लेंगे, है ना, और जितना हम अच्छे से कार्य करेंगे, तो हमारी जो गरिमा और जो हमने जो एक पहचान बनाई है कोरोना वॉरियर की आज के समय पे, उसको और बल मिलेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि बोलने से नहीं मिलती, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि कर्म करने के बाद मिलती हैं। और जो ये जो पहचान है जो हमारी, ये हम चाहे 50 बार बोल लें, 100 बार बोल लें कि भाई हम नहीं है, हम नहीं है, हम जितना बोलेंगे उतना हम अपने आप के ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, है ना। तो हमें डाउट नहीं करना, हम हैं और हमें उसी प्रकार से कार्य करना है ना। कोई डॉक्टर को अगर आप रात के 3 बजे फोन करेंगे कि उसकी सांस उखड़ रही है और उसको आके जाके देखो, तो वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा काम नहीं। तो सिमिलरली ये जो चीज है ये उस चीज से जुड़ी है। और इस चीज को मैं जानता हूं कि मेरे राजस्थान के मोस्ट ऑफ द शिक्षक, लगभग सारे शिक्षक इस चीज को समझते हैं और समझ रहे हैं, तभी इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर और इतने अच्छे तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। ये चीज, इस चीज का गवाह तो हमारे रिया बड़ी वाले एसडीएम साहब भी होंगे, वो भी इसमें तो हाँ बोल देंगे। बाकी चीजों में तो चलो जो भी है, लेकिन इस चीज में वो भी हाँ बोलेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो मेन चीज, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है। दूसरी जो एक जो बात पूछी गई कि टैबलेट और वो सब बांटने की, ये तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके अंदर जो है ये सरकार के स्तर का फैसला है, ये एक मेरे अकेले स्तर का फैसला नहीं है ना। तो हर कोई यही चाहता है कि हम हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर, अरे सर आवाज आ रही है। हर कोई यही चाहता है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट हम अपने बच्चों को दे पाए, है ना। लेकिन आज के समय पे जो हम कर रहे हैं वो हम अपने सीमित साधन और उसके साथ ही कर रहे हैं। एक किसी ने ये बताया है, एक किसी ने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या परीक्षा में प्रमोट करना से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, क्या प्रभाव नहीं आएगा। तो उस चीज के अंदर मैं केवल 2 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है कि हम आज के समय पे जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बच्चों का जो है स्तर और जो बच्चों का जो गैप आया है एजुकेशन के अंदर, उसको हम कैसे रिमूव कर पाए। हमारे द्वारा पिछले साल जो वर्कबुक बांटी गई, इस बार उसके अंदर एक इनोवेशन किया गया है। इस साल इनोवेशन ये किया गया है कि हमने एक क्लस्टर लेवल वर्कबुक बनाई है 5 तरह की। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं 6ठी क्लास में बच्चा हूँ तो शुरुआत में अगर स्कूल पूरे तरह से खुले रहते, कुछ नहीं होता, तो हमारा प्लान ये था कि शुरुआत के 1 से 1.5 महीना, अगर मैं 6ठी में हूँ तो तीसरी, चौथी, 5वीं का एक समाहित करके एक किताब बनाई गई जिसको शुरुआत के 1 से 1.5 महीना पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 8वीं में हूँ तो 5वीं, 6ठी, 7वीं का जो भी सिलेबस के जो मुख्य बिंदु हैं
उनको समाहित करते हुए एक किताब बनाई गई है। वो किताब अभी बांटी जाएगी, ठीक है। वो एक वर्कबुक हमने क्लस्टर लेवल वर्कबुक बनाई है। उसका बनाने का जो रीजन है, उसका बनाने का कारण है, वो केवल इतना ही है कि जो हमारा लर्निंग गैप हो गया है पिछले 1-1.5 साल से, उस लर्निंग गैप में थोड़ा सा वो किया जा सके। जैसे कि आप भी ये चीज करते आए हैं। मान लीजिए आपका कोई 9वीं के अंदर कोई बच्चा आया या 10वीं में बच्चा आया, 10वीं में बच्चा आया लेकिन उसको 9वीं या पुराने कॉन्सेप्ट का कुछ पता नहीं था, तो पहले आप वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी वो बच्चा आके 10वीं में पढ़ पाएगा। ये नॉर्मली हमारे स्कूलों में होता भी है, और इस चीज के लिए हम इस बार व्यापक जो है प्रचार प्रसार करके और इन किताबों को बांटेंगे, जिससे कि शुरुआत के अंदर अगर हमारे स्कूल खुल गए तो स्कूल के दौरान, अगर स्कूल नहीं खुले तो वही आओ घर से सीखे के दौरान उन किताबों की मदद से और जो है शिक्षकों के द्वारा वो उन चीज को पढ़ाया जाएगा, ताकि उससे जो सबसे बड़ी चीज जो आएगी कि जो हमारा जो गैप है, लर्निंग का गैप है, वो हमारा रिड्यूस होगा। 1ली से 8वीं तक के लिए एग्जाम है नहीं है, सबसे जरूरी है, क्योंकि कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अच्छा रहना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक परीक्षा होती है NAS की परीक्षा, जो कि पिछले शायद 2019 में शायद हुई थी, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान सेकंड पे आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। इस बार भी वो, इस साल भी वो थी, लेकिन इस साल शायद से अभी नवंबर में शेड्यूल्ड है, देखते हैं होती है कि नहीं होती। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर, इस परीक्षा के अंदर कौन सा प्रदेश कितना अच्छा करता है, ये चीज दिखाएगा आगे कि उसकी पढ़ाई का स्तर और उसके बच्चों का स्तर वो कैसा है। ये अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको पार पाने के लिए सबसे बड़ी ये चीज। और दूसरी है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर जैसा कि बजट अनाउंसमेंट में भी ये आया है सामने कि प्रत्येक स्कूल के अंदर, जो कि हमारे सरकारी वो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर हम एक स्मार्ट बोर्ड लगवाएंगे और एक डिवाइस के माध्यम से हमारी जितनी भी ई-कक्षा की वीडियोस हैं और जो बाकी वीडियोस हैं उनको उसमें डाला जाएगा, और हर सैटरडे को या हर फ्राइडे को जैसे भी होगा, कम से कम 1 या 2 पीरियड जो है उस ब्लेंडेड वो ई-कक्षा के वो चलाए जाएंगे। इसका फायदा दोनों तरफ से होगा। इसका फायदा एक तो बच्चों को भी होगा, क्योंकि जब अचानक से ही हमें डिजिटल एजुकेशन देने की जरूरत पड़ी, कई बच्चे नहीं थे तैयार, है ना, क्योंकि काफी बच्चों को आदत डालने में टाइम लगता है, और आगे जो भविष्य है वो उसी चीज में ही है। तो हमें इन दोनों तीनों चीजों को समन्वय रखते हुए और बच्चों को कैसे साथ आगे लेके चलना है, टीचर्स को कैसे साथ आगे लेके चलना है, उस चीज के लिए हमारा बहुत ज्यादा ये आज के समय पे महत्वपूर्ण है। तीसरी, एक किसी ने बात की कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम कब होंगे, तो वो तो कोरोना की स्थिति के ऊपर सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, है ना। होंगे, ये तो है, ये तो होंगे। और इसके अलावा तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई रह गया तो आप बता दें। एक टीकाकरण वाला, हाँ, एक टीकाकरण वाला भी है क्वेश्चन। तो टीकाकरण वाले में तो जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था कि मैंने जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जो हेल्थ में भी जो है मैंने चिट्ठी लिखा है कि जो है टीकाकरण कराया जाए। काफी जगह पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं बीकानेर में बात कर रहा था, काफी जगह पे लगे भी हैं, और प्राइमरी वालों के तो हमारे लगभग जो है 2,30,000 के लगभग लग ही चुके हैं, और जो 45 साल से ऊपर वाले थे उनका पिछली बार जब वो 45 साल से ऊपर का अभियान चला था उनके लग गए थे। तो इसके अंदर ये है कि हमारी तरफ से जो आइडियल सिचुएशन तो यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम और जल्दी से जल्दी लगवा लें, लेकिन ये चीज जो है ये सरकार के स्तर का फैसला है। हम अपना केवल प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास मेरे तरफ से किया गया है। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और रह गया कि जैसे प्राइवेट स्कूल अभी तक खुले भी नहीं है, पिछले 1 साल से लगभग था, और कोर्ट द्वारा भी आदेश दिया गया है कि स्कूल की फीस वगैरह पूरी लगभग दी जाएगी। तो उन ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को, जो किसान परिवार से जुड़े हुए बच्चे, उनके फैमिली के ऊपर अतिरिक्त बात नहीं आएगी, तो इसके लिए कोई कार्य योजना है? निवेदन है सर आपसे। नहीं, देखिए, इसमें केवल इतना ही था कि हमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जिसके अंदर जिस स्कूल के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है ना, वो स्कूल जो है अपने 85% जो फीस है ऑनलाइन वो लेगा,
जो 85% कौन सी फीस, जो कि 2019-20 में उसकी फीस थी, मतलब वो बढ़ाएगा नहीं, 15% कम ही करेगा, है ना। और जो 21-22 है उसके अंदर नए सिरे से फीस कमेटी जो कि हर साल बैठती है, वो हर साल एक नए सिरे से, इस साल भी एक फीस कमेटी बैठेगी जो कि पूरा एग्जामिन करेगी और उसके बाद फिर जो है फीस निर्धारित करेगी। एक और जो बात, जो मुख्य बात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि फीस का मैटर जो उस प्राइवेट स्कूल के में जो पेरेंट पढ़ाना चाह रहा है वो, है ना, और स्कूल वाला, उनका प्राइवेट मैटर है। इसके अंदर सरकार एक रेगुलेशन ला सकती है, जो कि आपने लाया हुआ है उसकी आप पालना करवा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम फीस नहीं लोगे, और उसी वजह से ही हमारा जो ऑर्डर था वो क्वैश हुआ। तो ये जो देखना है, अब उस फीस कमेटी में कौन कौन होता है। उस फीस कमेटी के अंदर लॉटरी निकलती है पेरेंट्स के बीच में, और उसके अंदर से 2 पेरेंट्स भी होते हैं जो कि सारी चीजों को एग्जामिन करते हैं। तो अगर वो अच्छे से फीस को एग्जामिन करके और उस फीस को लागू करवाएंगे, जरूरी नहीं है कि उनमें बढ़ाना ही हो, कम भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो चीज उस फीस को लागू करवाते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो अच्छी चीज है उसके अंदर। और अगर कोई नहीं ही पढ़ा रहा है तो अगेन मैं तो हर किसी को यही बोलता आया हूँ, आज भी यही बोलूंगा, आगे भी यही बोलूंगा कि मेरे सरकारी स्कूल के द्वार हमेशा प्रत्येक बच्चे के लिए खुले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे द्वारा, जो चाहे वो ई कक्षा हो, चाहे वो आओ घर से सीखे अभियान हो, या आगे जो भी प्रयास किए जाएंगे, उसमें क्वालिटी के अंदर और लगन के अंदर किसी भी प्रकार से ना तो मेरे शिक्षक कमी आने देंगे, ना ही हम आने देंगे। तो अब इससे फालतू तो अब, है ना, चलिए। वैसे एक मेरा एक सवाल भी था और इससे सुझाव भी था कि प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुतायत में है, लेकिन आज भी वैसे संस्थान आपके द्वारा और सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि वहाँ पे मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और उनकी पूर्ति की जाए। मेरा एक छोटा सा सुझाव ये था जब कि अगर जो प्राथमिक जो स्कूलें हैं, इनके स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ उनको सौर ऊर्जा से जोड़ दिया जाए और वहाँ पे अगर कंप्यूटर शिक्षा को भी अगर बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, वहाँ पे 1,000 तक नामांकन एक स्कूल के अंदर है। तो अगर वहाँ कंप्यूटर शिक्षा और सौर ऊर्जा को अगर जोड़ते हुए अगर उनको दिया जाए गांव ढाणियों के अंदर, तो इससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा बल्कि नामांकन में भी वृद्धि हो सकती है। नहीं, ये बढ़िया सुझाव है। इसके अंदर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि रही बात अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नागौर से एसडीएम जुड़े हुए हैं, तो बताएंगे कि वहां पे कलेक्टर साहब के द्वारा 6 महीने के अंदर अपने नागौर के समस्त, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे वो जो स्कूल्स हैं, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया गया है। सौर ऊर्जा की वहां पे जरूरत आती है जहाँ पे खंबे बहुत दूर होते हैं। अगर खंबे पास में हैं तो हमें सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हम वैसे कनेक्शन करवा सकते हैं। और उस चीज के लिए अगर हम जोर लगाएं, हर साल जोर लगा रहे हैं, आगे भी जो है इस चीज की तरफ मेहनत की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन करवा पाए। कंप्यूटर की जहाँ तक बात है तो हर साल हमारे द्वारा जो है वो लैब बढ़ाई जा रही है। एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये जो समसा है उसका टॉपिक है, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा हर साल इस चीज की तरफ काम किया जा रहा है। कंप्यूटर शिक्षकों की भी जो भर्ती है ना, उस तरफ भी जैसे कि हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया है, तो वो भी चल रही है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात ये है कि आज के समय पे कि क्या आवश्यक है, आवश्यक आज के समय पे है, कोरोना की स्थिति के अंदर हमें कैसे बचा के रखना, वही आज का टॉपिक है। तो जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है ये तो होंगी, है ना, शिक्षकों की भर्ती है ये भी होगी, सारी चीजें जो हैं वो अपने समय से, अपने टाइम से चलेंगी, है ना। और इस चीज के लिए हम सारे कार्यबद्ध हैं। लेकिन आज के समय पे हम बच्चों को कैसे, किस प्रकार से वो जो उनका पुराना लेवल था वो मेंटेन कर पाए, ये एक चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सक्सेसफुल हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम कहीं ना कहीं हैं और उसके अंदर उससे आगे जाएं, किस प्रकार से हम आगे जा पाएंगे, उसी की तरफ हम प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निदेशक महोदय का। मैं कार्यक्रम के अब समापन की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ और माननीय डॉक्टर अभिषेक मोरदिया जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद